नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज 11 अगस्त है और अगले महीने में 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। आज के इस वीडियो में आपको बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है 9 अगस्त को व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ, आज 11 अगस्त ही है, अगले महीने में 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये कभी नहीं किया मैंने, हमेशा मोटिवेट ही किया आप सभी को। लेकिन बहुत कम संभावनाएं लग रही हैं कि 70 बीपीएससी जैसा पेपर आएगा 71 में। बहुत कम संभावनाएं हैं, मतलब न्यूनतम संभावना मान करके चलिएगा। ये पेपर ना तो 69 जैसा होगा ना 70 जैसा होगा। बीपीएससी का जो पिछले 3 एग्जामिनेशन का ये तीसरा होगा व्हीकल इंस्पेक्टर का। इससे पहले डीएसओ का, फिर एक एईओ का था एग्ज़ाम। इन तीनों पेपर के एनालिसिस का आधार पर इतना तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि पेपर का जो सेट करने का तरीका है बीपीएससी का, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है पिछले 1 साल में। क्योंकि पिछले साल 70 बीपीएससी से पहले जो पेपर हो रहे थे, बीपीएससी के द्वारा करवाए जा रहे थे, उसमें वन लाइनर फैक्ट्स आधारित सवाल ही ज़्यादा पूछे जा रहे थे। उसमें 69 का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था, या इस तरह के एग्जामिनेशन का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमेशा अपने माइंडसेट को सरप्राइज़ के लिए तैयार रखते हैं। जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सरप्राइज़ फैक्टर के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं कि हाँ, मैं जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ, मैं जो टेस्ट प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ, उन सब से अलग हट के सवाल आ सकता है। लेकिन फिर भी उन सवालों में एक चीज़ होती है, क्या कि सिलेबस वही है और सब्जेक्ट वही है और कॉन्सेप्ट वही है, फैक्ट्स वही है, उन्हीं पर बेस सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट को, फैक्ट को, सिलेबस को जितने अच्छे तरीके से आप रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जितने वैरायटीज़ के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये पेपर ना तो 70 बीपीएससी जैसा आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, वैसी संभावनाएं 9 के बराबर में है। आ जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी भाई, लेकिन संभावनाएं बिल्कुल कम है। और ना तो 69 जैसा आएगा, ये अलग ही तरह का पेपर आएगा जिसकी उम्मीद आपने कभी नहीं की होगी और हमने भी कभी नहीं की होगी। तो कृपया सरप्राइज़ के लिए माइंडसेट बना लें अभी से ही, और जितने प्रकार के हो सके सवालों का प्रैक्टिस करें। यूपीएससी पीवाईक्यू लगाएं, स्टेटमेंट वाले सवाल करें, सत्य कथन और उसका व्याख्या भी है, इस पर आधारित सवालों का भी प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि एग्जामिनेशन में अगर आपको इस प्रकार का सवाल मिलता है तो वहाँ पर आसानी से आप उसको हल कर लें। साइंस के कॉन्सेप्ट पर बेसिक ध्यान दीजिएगा और एप्लीकेशन पर, उसका उपयोग और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ, उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। केवल टेस्ट सीरीज और केवल लूसेंट पर निर्भरता मत रखिएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल नए प्रकार के सवाल दिखे हैं। पहली बार बेंजीन रिंग टाइप का एक सवाल दिखा है जो कभी बीपीएससी नहीं पूछती है। इस पेपर में दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। शुरू करते हैं कि एक सवाल का प्रैक्टिस करते हैं। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के उद्घोषण के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो उसके पश्चात कौन सा चीज़ होना जरूरी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें से क्या जरूरी है अगर हम उसको छांट लेंगे। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, तो भाई जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कहीं भी सारे के सारे काम संसद के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पर किए जाते हैं, थ्रू द राज्यपाल। तो दूसरा तो आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दूसरा मंत्रिपरिषद राज्य में कैसे रहेगा? जब राष्ट्रपति शासन लग गया है तो गवर्नर के जरिए सारी शक्तियां संसद के हाथों में आ जाती हैं, तो दूसरा तो गारंटेड ही नहीं होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राज्य विधानसभा का विघटन नहीं होता है बंधुओं, बल्कि इसको सस्पेंड किया जाता है और स्थानीय निकाय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। राज्यसभा की सीटें पूछी गई हैं। टेस्ट के दौरान मैंने बच्चों से, अभी जो टेस्ट सीरीज चल रहा था अपना, उस दौरान मैंने बहुत सारे इस प्रकार के सवाल प्रैक्टिस करवाए हैं। तो देखिए, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं,
छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के 73 संविधान संशोधन में सम्मिलित है। 73 संविधान संशोधन पंचायती राज इसको बोलते हैं। यहाँ से सवाल की गारंटी होती है, पूछा ही जाएगा, कुछ भी पूछा जाए निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। पंचायती राज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, इनसे जुड़े हुए सवाल अगर पेपर में आपको नहीं दिखे तो आप मुझे बोल देना कि आप गलत हैं। किसी भी पेपर को उठा लीजिए, जरूर ही दिखेगा। इसमें से देखिए क्या क्या हो जाएगा। 73 में जिला पंचायत आया था, उसके पश्चात से क्या आया था भाई, तो क्षेत्रीय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत भी आया था। नगर पंचायत इसमें शामिल नहीं किया गया था, ये 74 संशोधन में था, इसलिए 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। ये यूपीएससी प्रीलियम 2017 का सवाल है, यूपीएससी प्रीलियम में यही पूछा गया था। देखिए, संविधान के अभिरक्षक की शपथ तो भारत के राष्ट्रपति ही लेते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर जो माना जाता है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, क्योंकि संविधान की सही व्याख्या, समय समय पर चेंजेज व्याख्या करना और उसकी अभिरक्षा करना, यही सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। और न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के जरिए ये काम करता है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल और भी कई सारे के द्वारा इसको ये शक्तियाँ मिली हुई हैं और इस पर आधारित 2 सवाल पूछा गया जुडिशियल रिव्यू से। अगला है पांचवा सवाल है आपको आर्टिकल मैच करने हैं। तो आर्टिकल 226 जो है ये उच्च न्यायालय की रिट से जुड़ी हुई, उच्च न्यायालय की जुडिशियल रिव्यू से जुड़ी हुई शक्तियां इसमें दी गई है। तो सी का तो 5 ही होना चाहिए, सी का 5 होना चाहिए, सी का 3 होना चाहिए, सी का 3 बहुत सारे ऑप्शन में दिया हुआ है। आर्टिकल 215 के तहत में क्या आता है, इसके तहत उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय आता है। तो 2, 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 देखिए किस किस ऑप्शन में है, इन दोनों में है। उसके पश्चात से दूसरा जो है आर्टिकल 222, किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, बी का 1 हो जाएगा। तो अर्थात इसका आंसर जो है वो ए निकल करके आएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति आर्टिकल 227 में वर्णित है। आर्टिकल से जुड़े हुए सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं। निम्न से कौन से उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। उच्चतम न्यायालय का पूछा जा रहा है, आरंभिक अधिकारिता में आता है। तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये तो सही है भाई, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। संसद किसी भी सदन में चुनाव पर विवाद, ये नहीं आता है इसके। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये तो सरकार का ही विवाद हो गया, भारत सरकार है, उसी की यूटी भी है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, 1 और 4 इसका आंसर होना चाहिए। इसका सबसे सटीक आंसर बी होना चाहिए। किसी आंसर में अगर आपको कोई कमी लगे तो मुझे बताइएगा। पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखा गया है और ये मैंने क्विज डाला था बहुत पहले, करीब 1-1.5 साल पहले अपने स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर क्विज डाला था। इसी बुक के बारे में मैंने पूछा था और ये सवाल वहाँ से पूछा गया है। ये बहुत ही फेमस किताब है, पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर ए हो जाएगा। लोकप्रिय राष्ट्रीय गान वंदे मातरम किस ग्रंथ में था। तो ये आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है इसको। एक चीज़ और बता रहा हूँ, कुछ पेपर में ऐसे सवाल हैं जिनको आप हल नहीं कर पाएंगे, इसी पेपर में है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको आपको कभी गलत नहीं करना, उन्हीं में ये सब सवाल हैं। आसान सवालों को गलत नहीं करना है, बहुत ही कठिन सवाल उसको तो बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे या छोड़ेंगे ही। तो कृपया इसका जरूर ध्यान रखें, किस सवाल को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है और किस सवाल को स्किप कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल स्किप करने लायक है क्योंकि सारे के सारे फिल्में जो हैं आज़ादी से पहले की फिल्में हैं और उनके निर्देशकों के नाम पूछे गए हैं। दुनिया ना माने, खुदा की शान, सिंहगढ़, अछूत कन्या, ये कहीं से भी नहीं पता होगा किसी को भी, कोई नहीं इन फिल्मों को सर्च करता। हालांकि एनसीईआरटी जो सामाजिक विज्ञान की है उसमें कुछ फिल्मों की चर्चा की गई है जो सामाजिक इशूज़ पर बने थे काफ़ी पहले से। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ये सामने सामने ही लिखा हुआ है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा एक बार, क्या पता अगली बार आपसे सवाल पूछ ले। अगला देखिए क्या है, मास्टर सूर्यसेन, जतीन दास, वीना दास, भगवती चरण बोहरा, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब का दर्शन, मास्टर सूर्यसेन, चितगांव
आर्मरी रेड, जो शस्त्रागार पर छापा मारा था इन लोगों ने। जतिन दास 64 दिनों के अनशन के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी, भगत सिंह जी के साथी थे। वीना दास, गवर्नर पर बहुत नज़दीक से गोली चलाया था इन्होंने। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ही हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की थी? तो ये चापेकर बंधु थे महाराष्ट्र से, और यहीं से माना जाता है क्रांतिकारी आंदोलन, हिंसक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत यहीं से माना जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी? महात्मा गांधी की जीवनी है जिसको लिखा अवंतिका बाई गोखले जी ने। तो हर बुक के पहले प्रस्तावना लिखा होता है, प्रस्तावना। तो इसको गोखले साहब, बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक साहब। 12 का आंसर ए हो जाएगा। 12 का आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है फरवरी 1945 में, 45 ने 1946 हुआ था, तो पहला ही गलत हो गया भाई। सही कथन चुनना है और पहला तो गलत ही हो जाएगा, है ना। और अब हमें चेक करना है चौथा स्टेटमेंट, क्योंकि जो 2 स्टेटमेंट बचे हैं उसमें तीसरा दिया ही नहीं है। वैसे भी कहीं भी चारों ऑप्शन में से कहीं पर भी तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ ही नहीं है ना। कौन सा सवाल है? 13 नंबर ना। हाँ, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस मनाने के लिए मुस्लिमों का आह्वान किया और एक नया नारा कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, और पूरे देश भर में कत्लेआम मचाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस स्टेटमेंट का कोई बात ही नहीं बनता है, क्योंकि किसी ऑप्शन में चर्चा ही नहीं है। और रॉलेट बीट ने अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई की हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया था, तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। बिना वकील बिना दलील का कानून इसको कहा जाता था। अगला सवाल है वीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया उन्होंने। तो भाई ये तो सही लग रहा है। कौन सा कथन सही है? एसवी चौधरी ने यह तर्क दिया कि 1857 का विद्रोह जनता का विद्रोह नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। ए आंसर होना चाहिए। अगला है गदर का गठन बॉस्टन में हुआ था, ये तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, तो पहला ही गलत हो गया भाई, है ना। और तीसरा स्टेटमेंट पर चलते हैं, क्योंकि दूसरा तो अब सही होगा ही, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में है दूसरा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसका कथन सही पूछा गया तो डी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है। इस प्रकार से आप स्टेटमेंट को बिना पढ़े समय बचा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ये सब ट्रिक्स काम आता है एलिमिनेट करने में, इसका उपयोग कीजिएगा एलिमिनेशन वाले सवालों में अगर आते हैं तो। अगर 1 लाइनर पेपर मान लीजिए, वैसे बहुत कम चांस अगर बनता है तब तो कोई बात ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म मानी जाती है। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी यहाँ पर सही दिए हुए हैं। जिन्होंने पेपर सेट किया है ना, फिल्मों के बड़ा शौकीन लगते हैं, वो भी बाबा आदम के ज़माने की फिल्म है। भारत पर हुन वंश का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने हुनों को हराया भी था, इनको इसके लिए भी जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण है? तो ये कुमारगुप्त जी के शासन की उपलब्धियों का विवरण है। इसमें 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 19 नंबर है कि फाहियान की यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का विवरण किस स्थान पर मिलता है? गुप्त काल से 3 सवाल पूछे गए। फाहियान भी गुप्त काल में आया था। मंदसौर प्रशस्ति और हुनो 3 सवाल पूछे गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र से मिलता है। कपिल मुनि ने दर्शन के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो जो कपिल मुनि हैं उनके दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। ठीक है। ये जो उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा के प्रणेता कौन है? तो बादरायण जी हैं, बादरायण महोदय हैं। और पूर्व मीमांसा के कौन हैं? तो पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी को माना जाता है, महर्षि जैमिनी को माना जाता है। ठीक है। अब महर्षि गौतम जो हैं वो न्याय के प्रतिपादक हैं, महर्षि गौतम हैं। ठीक है, इन तीनों को भी याद रखिए। अगले सवाल पर चलते हैं। ये दर्शन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं गुरु, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अचिंता भेदाभेद। अचिंता भेदाभेद किनका भाई? तो ये बंगाल में जो प्रवर्तक रहे भक्ति आंदोलन के दौरान चैतन्य महाप्रभु, उनका दर्शन है। अलग अलग दर्शनों को जरूर याद रखिएगा। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी, पर्सियन हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा 21 का। अगला है नौरोज का पर्व मुगलों ने कहाँ से लिया था? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, पारसियों से। गुरु नानक ने गुरु अंगद जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो इसका आंसर डी होगा।
किस मुगल शासक को रंगीला के, तो मोहम्मद शाह रंगीला नाम था इसका, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह का भी आक्रमण होता है। सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विजित किया गया था, तो नेपियर नाम था, चार्ल्स नेपियर नाम था। इसका आंसर बी हो जाएगा 25 का। और 26 है कि जेम्स एंड्रू रोम से किस गवर्नर जनरल का नाम था, तो डलहौजी का नाम था। 26 का आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अगले सवाल पर चलते। निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कैम्पोज ब्राज़ील, लानोज वेनेजुएला, ग्रैंड चाको उत्तरी अर्जेंटीना, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड नहीं ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड है साउथ अफ्रीका में है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 27 का आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। पेटागोनिया बहुत कम वनस्पति के साथ ठंडा रेगिस्तान है। टांगनिका झील भी जिसको कहा जाता है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल भी नहीं। लेक विक्टोरिया है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। तो सी ही इसका आंसर हो जाएगा। माउंट ब्लैंक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 28 का सी हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल था ये। चीन जनजाति म्यांमार में रहती है। चीन, चाइना, म्यांमार इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चकमा जनजाति कहाँ पर रहती है भाई? तो भारत और बांग्लादेश के इलाकों में रहती है ये, भारत और बांग्लादेश के इलाकों में रहती है। और टोबा जनजाति जो है ये किस में रहती है? तो भाई अर्जेंटीना हो जाएगा। और माओरी न्यूजीलैंड हो जाएगा। माओरी महिला को देखा है कि आपने न्यूजीलैंड के असेंबली में जो वॉर उद्घोष करते हैं बड़ी ही गजब तरीके से, तो वही है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। मैचिंग वाले सवाल हैं, बीपीएससी ने ये बड़ा ही अलग प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको एग्जाम में थोड़ा सा सावधानी से भरिएगा। यहाँ पर आपको लगाने का आदत होता है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से लगाने का आपका ऑप्शन होता है भैया। 1 का ए, 2 का बी, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको लगाइएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दिया, उसमें ऑप्शंस को पुट किया है, तो उल्टा हो जाता है। जैसे 1 का बी होगा ना, तो 1 का बी है ना कि बी का 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जरूर देखिएगा एग्जामिनेशन में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 30 नंबर सवाल है जिसे पूछा जा रहा है, सही नहीं है। मलक्का जलडमरू मलेशिया और सुमात्रा के बीच स्थित हैं। मक्कासर जलडमरू बोर्नियो और न्यूजीलैंड के बीच स्थित हैं। सुंडा जलडमरू जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित हैं। मेसिना जलडमरू इटली और सिसिली के बीच में स्थित हैं। तो 30 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। मक्कासर जलडमरू बोर्नियो और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ। बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप के बीच में स्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर, जिसमें है कि झूमिंग कृषि के नाम और वो कहाँ पर किए जाते परफॉर्म, उसके बारे में पूछा गया है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 1 का बी हो जाएगा, और दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा, और चौथे का जो है वो चौथे का डी हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा। रोका जो है ब्राज़ील में, टमराई थाईलैंड में, कानुको वेनेजुएला में, और लैंडान जो है मलेशिया में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला जो है ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नेटाइट के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मुंबई में ज़्यादा अधिक विषमता है चेन्नई की तुलना में। अगला सवाल है करद और नदी, यानी कि कौन सी नदी है और किसकी सहायक नदी है, ये पूछा जा रहा है। तो कोसी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हिरन जो है नर्मदा की, और पूर्णा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। इसको मैच कर लीजिएगा। 34 का आंसर वैसे ए हो जाएगा। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। उपयुक्त 4 खंडों को लंबाई को घटते हुए क्रम में आपको ध्यान देते हुए, मतलब कि सही से आपको चुनना है कि कौन सा कॉरिडोर सबसे बड़ा है। स्वर्णिम चतुर्भुज में हमें चारों महानगरों को जोड़ना है, तो कौन सा खंड जो है इसमें से सबसे बड़ा है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 35 नंबर का सवाल जो हो जाएगा, सबसे बड़ा है चेन्नई से कोलकाता। इसका आंसर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा है चेन्नई कोलकाता, फिर है कोलकाता से दिल्ली, उसके पश्चात से दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से चेन्नई आ जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक
कहवा उत्पादन में अग्रणी है, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अरेबिका नामक बहुत ही अच्छी कॉफ़ी भी उगती है वहाँ पर। कुर्ग कॉफ़ी भी उगती है, कुर्ग कॉफ़ी जो एक जानवर के मल से बनाया जाता है। गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनटों के बाद गर्म हो जाती। हाँ भाई, क्योंकि जो धातु है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो दोनों के अच्छे कंडक्टर होते हैं। धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है, दोनों के दोनों सही दिया हुआ, ए और आर दोनों सही है यहाँ पर। अब इस प्रकार के सवालों को हल कैसे करते हैं जरा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि भाई हमें पता तो चल जाता है कि ए और बी सही है, लेकिन व्याख्या है कि नहीं सही, ये कैसे पता किया जाता है। तो इसको आसान, बहुत आसान सा तरीका है पता करने का। क्या करना है, कुछ नहीं, नथिंग, आपको बस पहले स्टेटमेंट के पश्चात से क्योंकि लगा देना है, क्योंकि, और क्योंकि लगाते हुए दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ना है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने क्योंकि अभी लगा दिया तो उसके पश्चात अब दूसरा पढ़ेंगे। गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनटों के बाद गर्म हो जाती है क्योंकि धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती हैं। आपको दिख गया कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है, और ये व्याख्या भी क्योंकि के बाद बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अगर ये सटीक नहीं बैठता और ये दोनों सही होते हैं, क्योंकि के बाद सटीक नहीं बैठता, तो हम बोलते कि भाई दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सी आंसर हो जाता। इसको जरूर याद रखिएगा। यूपीएससी प्रीलिम में भी अब इस प्रकार के सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। पहले पूछा जाता था, बीच में छोड़ दिया था यूपीएससी ने, फिर से शुरू कर लिया है। बीपीएससी नया नया ट्रेंड पकड़ रही है। निम्न से कौन सी ध्वनि परावर्तन का उपयोग करते हैं? सोनार, स्टेथोस्कोप, प्रतिध्वनि, इको में पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में लाइट का उपयोग होता है बंधुओं। तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी इसका आंसर ए आंसर में दिया हुआ है, ए आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, कृपया इसको समझिएगा। पेपर डिस्कशन आपने सैकड़ों देख लिए होंगे, लेकिन वो आपको जिस चीज़ की तरफ में ध्यान आकर्षित करवाना चाहिए वो नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? जैसे मैं बताता हूँ, आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो इस प्रकार के सवालों का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि टेस्ट में इस प्रकार के सवाल कम डाले जाते हैं, क्योंकि बीपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से टेस्ट बनाए जाते हैं। इस प्रकार के सवालों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इस प्रकार के सवाल आप नहीं करते हैं जिसमें 4-4, 5-5 स्टेटमेंट हो, क्रम में लगाने को दे दिया जाए। लेकिन इसमें से कोई सवाल आपको इतना ज़्यादा कठिन लग रहा है क्या कि वाकई ये नहीं हो सकता है हल? नहीं लग रहा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे आपने पढ़ा होगा कि सोनार ध्वनि के रिफ्लेक्शन पर काम करता है, पेरिस्कोप जो है लाइट के रिफ्लेक्शन पर काम करता है, तो ये आपने पढ़ा होगा। मनोवैज्ञानिक दबाव इसी को कहा जाता है बंधुओं, जो एग्जाम में आपके ऊपर बीपीएससी बनाएगी। उसी सेम कॉन्सेप्ट को इसी प्रकार के स्टेटमेंट वाले, कथन वाले, बड़े बड़े ऑप्शन दिखने वाले, इससे बच्चों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि पेपर बहुत कठिन बना हुआ है। उसी पेपर को फिर आप रूम पर लाके हल करेंगे तो आपको लगेगा कि इसको अगर ध्यानपूर्वक एग्जामिनेशन में बिना मनोवैज्ञानिक दबाव का अगर मैं देखता तो मैं ज़्यादा सवाल हल कर पाता। मैं आपको सरप्राइज़ के लिए तैयार कर रहा हूं कि जब आप एग्जामिनेशन में पेपर खोलें और आपके समक्ष इस प्रकार के सवाल दिखें तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत। पहले पूरे पेपर को उल्टाना है, हर सवाल को पढ़ना है और उसको आंसर निकालना है। न कि ये कि वन लाइनर क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर गया जिसका मैंने प्रैक्टिस किया था, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि पूरा पेपर ही बिल्कुल आपको अलग दिखे। पहला बैटल वही होता है कि आप सरप्राइज फैक्टर को विद इन द 1 मिनट, पेपर खोलने के 1 मिनट के अंदर आप हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं। वो शुरुआत के 5 से 7 मिनट में जो बच्चे सरेंडर कर जाते हैं वो पहले ही बाहर हो जाते हैं। पिछली बार यही हुआ, शानदार स्टूडेंट जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे सारे बाहर हो गए। इसका कारण यही था कि वो मनोवैज्ञानिक दबाव को झेल ही नहीं पाए। सरप्राइज, उनको लगा कि सारा पेपर वन लाइनर आ गया है, डर गए वो वहीं पर, जबकि तैयारी करके गए थे 69 का। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब तक 150 क्वेश्चंस को आप पढ़ ना लें तब तक ये डिसाइड मत कीजिएगा कि पेपर कठिन है, आसान है, या बहुत ज़्यादा बर्बाद पेपर आया है, बहुत कठिन पेपर आया है, बहुत आसान पेपर आया है। 70 बीपीएससी पीटी भी आसान नहीं था, ना तो 69 आसान था, ना तो ये आसान है। यहाँ पर रूम पर बैठ कर भले ही आपको कुछ भी लगे, लेकिन एग्जामिनेशन के पेपर ऐसे ही बनाए जाते हैं। टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ मैं, उस 5 मिनट के लिए आपको बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में आपके साथ होगा 71 बीपीएससी में पेपर खोलते ही। तो घबराइएगा मत। अगर आप नहीं घबराए तो आधी लड़ाई वहीं पर जीत ली आपने। उसके पश्चात आधे में आपको आंसर्स निकालने होंगे।
चलता हूँ मैं आगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात का। 1% भी समझेंगे तो आई होप आपको एग्ज़ाम में कुछ अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, ये तो सही है भाई, होता ही है। सभी जगहों पर घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। चलने में घर्षण उपयोग नहीं होता है। स्नेहक लुब्रिकेंट घर्षण को कम करते हैं, तो चलने में भी घर्षण का उपयोग होता है। आप बर्फ़ पर चल के देखिए कितना मुश्किल होता है, या फर्श पर तेल गिरा दीजिए, उस पर चल के देखिए, तुरंत 2 दांत आगे के बाहर आ जाएंगे। तो उसमें भी फ्रिक्शन चाहिए होता है। फ्रिक्शन लेस होते ही आपका बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। तो 1 2 4 हो जाएगा, तीसरा काट देंगे तो 3 ऑप्शन यहाँ पर वैसे ही एलिमिनेट हो रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? तांबा कम प्रतिरोधक होता है, अच्छा चालक होता है, और एक और इसमें पॉइंट होता है, सस्ता होता है। क्योंकि कम प्रतिरोध और अच्छा चालक के बदौलत ही अगर हम लोग देखें तो देन सिल्वर सबसे बेस्ट होता है, लेकिन उसका उपयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सस्ता नहीं होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्युत मोटर किसको किसको कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिकी में बदलते हैं, बिल्कुल सही है। विद्युत बल्ब विद्युत को प्रकाश में, सौर पैनल प्रकाश को विद्युत में, और माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि को विद्युत में बदलते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 42 सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो वह टूट क्यों जाएगा? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होगा और वो टूट जाएगा। निम्न से कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से ध्वनि तरंगे केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बाकी सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर जब मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने समझाया था कि ये इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर नहीं है तो उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ध्वनि कंपन विद्युत, आगे क्या हो जाएगा? विद्युत में क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज़ सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता है, क्योंकि प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती हैं। क्योंकि लगाने के बाद आपको तर्क सही लगा। भाई एक आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती हैं। अगर प्रकाश तरंगे मुड़ के कहीं से कोई आ जाता तो प्राइवेसी कुछ रहता ही नहीं। कोई किसी रूम में बैठा रहता, जिस प्रकार से कहीं से भी किसी की आवाज़ आ जाती है वैसे ही वो दिख भी जाता कहीं पर भी। तो ऐसा नहीं होता। प्रकाश तरंगे आसानी से नहीं मुड़ सकती हैं, बल्कि ध्वनि तरंगे आसानी से कहीं से भी मुड़कर कहीं पहुंच सकती है। इसका ए तो सही हो जाएगा, लेकिन आर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ए सही है, आर गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखाने की सबसे सही व्याख्या करता है? तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इतना बड़ा सवाल, इतना आसान आंसर। निम्न से कौन सा एक सजातीय मिश्रण नहीं है? तो देखिए पीतल धातु का होता है, और सजातीय मिश्रण नहीं है ये पूछा जा रहा। धुआं जो होता है गैस के साथ सॉलिड का मिश्रण होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वायु में तो सभी के सभी गैस ही होते हैं, तो सभी के सभी सजातीय मिश्रण हो गया। चीनी का जलीय विलयन जो हो गया, इसमें भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा ये यूरासिल। अगला है कौन सा सही मिलान नहीं है? टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल है, अंगूर में पाए जाने वाला टर्टरिक है, संतरे में पाए जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल है, बासी मक्खी में पाए जाने वाला अम्ल ब्यूटरिक अम्ल है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पर होगा, फॉर्मलिक नहीं होगा। कौन सा एक यौगिक एरोमेटिक? तो देखिए इस एरोमेटिक निकालने के लिए एक हकल का लॉ होता है, हकल्स लॉ होता है, जिसमें कहा जाता है 4n + 2 का लॉ होता है हकल का, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पर n क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी प्रकार से इसको निकाला जाता है एरोमेटिक में। तो सबसे फेमस जो एरोमेटिक है वो है C6H6, अर्थात बेंजीन का रिंग जो इसको कहा जाता है, वही सबसे फेमस एरोमेटिक है। सबसे सरल एरोमेटिक इसी को माना जाता है। इसमें से कौन सा बेंजीन रिंग है? तो बेंजीन नहीं, ये नहीं है। इसमें तो 8 है कार्बन, ये से है। इसमें 6 है, देखिए यहाँ पर 6 दिखेगा आपको। C6 और H6 होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा।
कुछ और अगर एरोमेटिक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो फिनोल होता है, नेप्थलीन होता है, एंथ्रासीन होता है, टोइलुई होता है। ये सब अलग अलग एरोमेटिक होते हैं। इसको याद रखिएगा। हकल्स का नियम भी याद रखिएगा, जिसमें 4n+2 पाई, अर्थात n यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उनको जब आप बिठाओगे इस फॉर्मूले पर आधारित तो आपको निकल करके आ जाएगा, यानी कि हकल्स का जो लॉ है ये एरोमेटिसिटी को दिखाने का काम करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बेंजीन रिंग हो जाएगा। ये अनएक्सपेक्टेड सवाल है, इस प्रकार का सवाल कभी भी नहीं पूछा गया केमिस्ट्री में। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर कॉन्सेप्ट में आता है। ये छोटा सा, जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो फिर से बेरंग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 51 का आंसर ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और कई सारे जगहों पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी दिखा रहा है, लेकिन सही आंसर कैल्शियम कार्बोनेट ही होना चाहिए। निम्न से कौन विद्युत का संचालन करता है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर जो हो जाएगा ये है ए और बी दोनों, पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड और तांबे की तार। खून के जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका आंसर ए हो जाएगा कैल्शियम। निम्न से कौन सा अम्फोटेरिक ऑक्साइड है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जिंक ऑक्साइड। किसी तंत्र की हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, एंथ्रोपी कहा जाता है इसको। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो 56 का आंसर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और ये तो रीजनिंग के सवाल हैं, रीजनिंग के सवाल हैं यहाँ से। और हम लोग चलेंगे डायरेक्ट कहाँ पर? तो 67 पर। वहाँ से फिर से आपका GS का सवाल दिया हुआ है। रीजनिंग आप कर लीजिएगा खुद से हल। चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56 लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मेमेंटो संग्रहालय की स्थापना की है? तो बिहार के व्यक्ति ने किया है। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? तो बिहार ने ही किया है। 3 लगातार बिहार बेस्ड करंट पूछे गए थे। वित्तीय वर्ष 24-25 से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकता PMFMEI योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो बिहार राज्य रहा है। ये न्यूज़पेपर डिस्कशन मैंने करवाया था और उसको हल भी करवाया था, ये MCQ में जा करके आप चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है, मई 2025 से बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी जी, इनका नाम मैंने बताया था और ये भी बताया था कि अर्थशास्त्री है बहुत बड़े। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव्स, सन स्ट्रोक्स और सनबर्न्स को राज्य असामान्य आपदा घोषित किया था? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तेलंगाना ने। वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90 वर्ष मनाया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनाया है। 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण किया जाने वाला पहला बैंक यही था। 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ये भी हल करवाया था, तो ऑपरेशन ब्रह्म नाम था इसका। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की है? तो 74 का आंसर जो है 74 का आंसर हो जाएगा बी, भारत ने की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 भारत का प्रतिनिधित्व स्पेन में किया है? 75 का आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई। यह कहां पर आयोजित की गई? तो 76 का आंसर जो हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नवकार महामंत्र दिवस को उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी के द्वारा किया गया। 77 का आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया है? तो ये किया है आयुष्मान खुराना को। 78 का आंसर डी हो जाएगा। इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया है? 79 का आंसर सी हो जाएगा, ओपल सुचाता चुआंगश्री को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 से बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 36 जीते हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर की शुरुआत की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के शुरू किया है। विकसित भारत 2047 का क्या अर्थ है? तो विकसित भारत ही अर्थ है। क्या सवाल था ये? नहीं पता किसी को। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन वही सत्य और असत्य निकालना है आपको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवार को 3 समान किस्तों प्रतिवर्ष
6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाए। सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इसमें से कोई आंसर नहीं था, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब कोई व्याख्या करने वाला आंसर ही नहीं दिया हुआ है कि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 83 का आंसर ए हो जाएगा। व्याख्या कहीं से भी नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार इसलिए पैसा दे रही क्योंकि किसानों को 6,000 रुपये देने हैं, ये थोड़ी ना होगा, है ना, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। वैसे इसका आंसर विवादित है, पता नहीं बीपीएससी क्या देती है, देखते हैं आने वाले समय में। अगला सवाल है, अब इसमें भी थोड़ा सा एक डाउट था, वो मैं आपको बताता हूँ। 84 नंबर है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना। तो देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये तो लॉन्च किया गया 2014 में, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना 21 नहीं 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर 21 दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका आंसर बीपीएससी क्या देती है वो देखते हैं। बाकी सब सही है, मुद्रा योजना सही है, स्टैंड अप इंडिया योजना सही है, इन सब के मैथ सही है, लेकिन यहाँ पर 21 और 22 का अगर फर्क मानती है तो इसका आंसर क्या देगी बीपीएससी, ये देखने लायक होगा। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। अगला सवाल है कि 85 जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या हो जाएगा। 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर हो जाएगा बढ़ेगा भाई, तृतीय क्षेत्र का भी हिस्सा बढ़ेगा। निम्न से कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते, चालू खाता में कौन सा शामिल नहीं है, तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये शामिल नहीं होता है। निम्न से कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है, ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा, घरेलू बैंकर्स, जो घर से चलकर घर से सेठ साहूकार वगैरह से आप ऋण लेते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल ऋण नहीं है। बैंक से या डाकघर से कहीं से भी अगर आप ऋण लेते हैं तो वो होता है आपका क्या, इंस्टीट्यूशनल ऋण होता है। बाकी ये क्या है, तो ये अनौपचारिक क्षेत्र से आप ऋण ले रहे हैं, उसकी मर्जी जितना % वो ब्याज लगा दे, तो सेठ साहूकार की बात हो गई है। नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य प्रस्ताव क्या था, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा। इसी प्रकार के सवाल कभी गलत नहीं करने हैं। कुछ उद्योग को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। 100% विदेशी पूंजी निवेश की सुविधा नहीं दी गई थी, विदेशी पूंजी रोक, ये भी गलत है। तकनीकी जानकारी पर आयात प्रतिबंध, ये भी गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो सभी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सबसे तार्किक यही है। अगर नहीं भी आ रहा हो तो, वैसे तो ये आना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन बन जाए तो। भारत ने 2000 से 2024 के बीच शुल्क योग्य वस्तुओं पर औसत प्रशुल्क दर में कमी की है, कितने % की कमी की है, तो 48.9% से 17.3% तक की कमी है। 89 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चौथी रैंकिंग थी भारत की। विश्व में सीमेंट उत्पादन भारत का स्थान क्या है, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 89 का आंसर बी होगा, तृतीय रैंकिंग थी भारत की, 89 का आंसर बी होगा। 89 90 है नहीं, इसका आंसर सी सही था, 91 है। सवाल के नंबरिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। विश्व में सीमेंट उत्पादन भारत का स्थान क्या है, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, द्वितीय है। पहले स्थान पर चीन है, पहला स्थान चीन का है सीमेंट उत्पादन में। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल क्या था, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 1992 से 97 था, इनका आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए इसके क्या दिया हुआ है, 12 से 27, 12 से 17, 7 से 12, तो ये तो आपने देखा होगा कार्यकाल। कन्फ्यूजन डी और बी में ही होना चाहिए था, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के बारे में सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये तो सही है भाई। सदन के मध्य असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। मनी बिल के लिए और संशोधन के लिए, अमेंडमेंट के लिए कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। 94 नंबर सवाल है, निर्वाचन की व्यवस्था, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, पंचायत और केंद्रीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए का आंसर जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के विरुद्ध इसमें बनाए गए हैं एक्ट। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न से कौन सी नियुक्ति वारंट के तहत हस्ताक्षर, उनके हस्ताक्षर मुहर के साथ की जाती है, तो इसका आंसर 96 का आंसर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी की सभी नियुक्तियाँ। निम्न से कौन सा आयोग वैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो पहला को काट देंगे हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये तो सही होना चाहिए भाई। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये भी वैधानिक ही है, इनके लिए कोई संविधान प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो अनुसूचित जाति जनजाति जो है ये दोनों ही क्या हैं, तो संवैधानिक बॉडीज हैं। तो 97 का आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। 98 नंबर है उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, ये आपको मैच करना है। ये सारे के सारे क्या हैं, मूल अधिकार हैं और इनको मैच करना है। तो 98 का आंसर डी हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा उपाधियों का अंत, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। 21 ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो भारत के CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, तब वह असम से राज्यसभा के मेंबर थे। तो 100 का आंसर ए हो जाएगा। इस पेपर को देखने के पश्चात से एनालिसिस जो निकल करके ये आता है बंधुओं कि जितने वैरायटी के आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे, पहला सीख जो है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के सवालों को प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। UPSC PYQ लगाइए, केवल घटना चक्र लूसेंट से ही काम नहीं चलेगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा जो है वो है ये कि सरप्राइज़ फैक्टर के लिए पहले सही माइंडसेट बन के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में अगर अलग प्रकार का सवाल दिख गया तो वहीं BPSC उगर सब फ्लक्चुएट करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मन मस्तिष्क से मजबूत होकर के जाना है एग्जामिनेशन में, और ये देखना है कि जब तक 150 सवाल मैंने पढ़े नहीं हैं तब तक मुझे घबराना नहीं है, तब तक मुझे ये डिसाइड नहीं करना है कि सवाल आसान आए हुए हैं या कठिन। कई सारे ऐसे सवाल मैंने आपको दिखाए हैं ऊपर जो एलिमिनेट करके आसानी से चुटकियों में हल हो रहे हैं। कई सारे के तो सारे स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ने पड़ रहे थे और उसका आंसर निकल करके आ जा रहा था। तो अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो वहाँ पर पहले हल करना है, देन हमें डिसाइड करना है। तीसरा चीज़ जो है वो है ये कि कॉन्सेप्ट का रिवीजन, टेस्ट रिवाइज कर ही रहे होंगे आप लोग। मैंने जो बनाया था लास्ट के 30 दिन आपको क्या करना चाहिए उसमें बताया था कि भाई टेस्ट को रिवाइज करें, बिल्कुल कर रहे होंगे आप लोग। लेकिन कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट का रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और PYQ चाहे वो BPSC हो UPSC हो, किसी भी PCS एग्जामिनेशन का, उसको तबीयत से अच्छे से लगाना है ताकि वहाँ से सवाल पूछे तो एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो ये 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। करंट अफेयर का रिवीजन अवश्य ही करें, बिहार स्पेशल करंट का भी विशेष रूप से करें, जितने सोर्स हो सकें उसको करें। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी के सवाल करंट में टच करके जाएं, क्योंकि करंट अनलिमिटेड है और कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है। कितना भी करंट पढ़ लें, हर पेपर में आपको 1-2 सवाल ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल नए दिखेंगे, और ये संभव ही नहीं है उनको समेट पाना अपने पढ़ाई के दौरान। कितने सोर्स को कवर करोगे आप? तो इसलिए सभी सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, हमेशा ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और सरप्राइज के लिए माइंडसेट पहले से बना करके जाना है। डरना घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस बना करके रखना है। अंत में यही चीज़ आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का पेपर देखने के लिए।